अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि गुडविल फुल गुडविल मेथड से कैसे कैलकुलेट की जाती है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि गुडविल पार्शियल मेथड से कैसे कैलकुलेट की जाती है, जिसके दो तरीके हैं। क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर आपसे कहता है कि गुडविल को पार्शियल गुडविल मेथड के थ्रू कैलकुलेट करें। इसमें सबसे पहले आप फेयर वैल्यू लेंगे कंसिडरेशन की। उसके बाद आपने लेना है NCI एट नेट एसेट्स प्रोपोर्शन, यानी नेट एसेट जो आपने कैलकुलेट किए थे वर्किंग 2 में, उसका आपने प्रोपोर्शन लेना है NCI का और वो यहाँ पे ऐड कर देना। लेस नेट एसेट्स एट एक्विजिशन, वही वाले नेट एसेट्स जो वर्किंग 2 में आपने कैलकुलेट किए थे, या कभी कभी क्वेश्चन 2 में वो आपको गिवन कर देता है। उसके बाद आपने इम्पेयरमेंट लेस करनी है और इम्पेयरमेंट में खाली पेरेंट का शेयर लेस करना है। ये एक तरीका है इसका। दूसरा तरीका ये है कि आपने फेयर वैल्यू लेनी है कंसिडरेशन की एज इट इज़। उसके बाद आपने NCI नहीं लेना, बल्कि पेरेंट का शेयर लेना है नेट एसेट्स का विथ रिस्पेक्ट टू इट्स प्रोपोर्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल पेरेंट का शेयर अगर 60% है तो आपने नेट एसेट्स का भी 60% लेना है। उसके बाद इम्पेयरमेंट लेस करनी है, लेकिन सिर्फ पेरेंट का शेयर। जब ये आप लेस कर देंगे तो आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। और चाहे आप इस मेथड से करें या चाहे आप दूसरे मेथड से करें, आंसर आपका सेम ही आएगा। अब डिफरेंस क्या है फुल गुडविल और पार्शियल गुडविल में? डिफरेंस ये है कि जो फुल गुडविल है उसमें फुल गुडविल एलोकेट की जाती है, यानी कि NCI को गुडविल का शेयर एलोकेट किया जाता है। जबकि जो पार्शियल गुडविल है उसके अंदर गुडविल को NCI का शेयर नहीं एलोकेट किया जाता। जब गुडविल को NCI का शेयर नहीं एलोकेट किया जाएगा तो NCI की इम्पेयरमेंट भी नहीं आप लेंगे, क्योंकि इम्पेयरमेंट किसकी होती है? गुडविल की होती है। तो जब NCI को गुडविल का शेयर एलोकेट किया ही नहीं गया तो फिर इम्पेयरमेंट NCI की तो नहीं लेंगे, जस्ट पेरेंट की लेंगे, क्योंकि गुडविल में सिर्फ पेरेंट का शेयर है। तो इसलिए हम यहाँ पे पेरेंट का शेयर लेते हैं। अब इन दो मेथड्स में डिफरेंस क्या है और आंसर क्यों सेम कैलकुलेट होता है? उसकी वजह यह है कि देखें, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में ये जो मेथड 1 है, अब पेरेंट ने एक्वायर किए सब्सिडरी के शेयर्स, फ़र्ज़ करें 60% एक्वायर किया, 60% पेरेंट के शेयर्स हो गए और 40% NCI हो गया। तो 60 + 40 यानी कि ये आपका टोटल जो है ये आपका 100%, यानी कि कंपनी की 100% वैल्यू होगी। उसके बाद नीचे जो आप लेस कर रहे हैं नेट एसेट्स, वो भी 100% लेस होंगे। 100% ही नेट एसेट्स लेस होते हैं ना। तो 100 और 100 लाइक विथ लाइक जो है आप कंपैरिजन कर रहे हैं। अब नीचे दूसरे मेथड में अगर देखें, यहाँ पे फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यानी पेरेंट ने जो शेयर्स एक्वायर किए वो 60% थे, और नीचे हमने पेरेंट का ही शेयर लिया नेट एसेट्स का। NCI तो हमने नहीं लिया, हाउएवर नेट एसेट्स का हमने सिर्फ पेरेंट का ही शेयर लिया। यहाँ भी लाइक विथ लाइक कंपैरिजन हो गया। तो इस वजह से आपका आंसर दोनों केसेस में सेम आएगा। अब इशू क्या होता है? इशू ये होता है पार्शियल गुडविल में कि इम्पेयरमेंट को कैसे कैलकुलेट किया जाए। इम्पेयरमेंट को कैलकुलेट करना, फिर एलोकेट करना तो आपने देख लिया कि पेरेंट का शेयर सिर्फ जो है पार्शियल गुडविल मेथड में लेस होगा, लेकिन फुल गुडविल में 100% इम्पेयरमेंट लेस होगी।
अब इम्पेयरमेंट को कैलकुलेट कैसे करना है, इसके स्टेप से नीचे स्टेप 1 सबसे पहले नोशनल गुडविल कैलकुलेट करें। नोशनल गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आपने ग्रॉस अप करनी होती है टोटल गुडविल। टोटल गुडविल जो आप कैलकुलेट करेंगे उसको आपने ग्रॉस अप करना है। ग्रॉस अप कैसे? 100/60, क्योंकि हमारी पेरेंट की 60% जो है शेयर होल्डिंग थी, तो 100% पे उसको यानी ग्रॉस अप करके लेके आना है कि अगर 100% उसकी होल्डिंग होती तो क्या जो है आपकी गुडविल होती, यानी कि NCI का भी अगर उसके अंदर शेयर शामिल किया जाता तो वो गुडविल की क्या वैल्यू होती। नोशनल गुडविल का ये मतलब है। जब नोशनल गुडविल आपकी कैलकुलेट हो जाएगी उसके बाद आपने रिवाइज्ड कैरिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी है। रिवाइज्ड कैरिंग वैल्यू आपकी सिंपल गुडविल प्लस नेट एसेट्स रिपोर्टिंग डेट के ऊपर। जब रिवाइज्ड कैरिंग वैल्यू आपकी आ जाएगी तो उसके बाद आपने इम्पेयरमेंट कैलकुलेट कर लेनी है। इम्पेयरमेंट कैसे कैलकुलेट होगी कि कैरिंग वैल्यू को आपने रिकवरेबल अमाउंट के साथ कैलकुलेट करना है। रिकवरेबल अमाउंट आपको कंसोलिडेशन के क्वेश्चन में गिवन होती है, नहीं तो आपका IAS 36 इम्पेयरमेंट का है, उसको जब हम देखेंगे तो उसमें हम सीखेंगे रिकवरेबल अमाउंट को कैसे कैलकुलेट करना होता है। लेकिन यहाँ पे आपको नॉर्मली गिवन होती है और उसको आपने कैरिंग वैल्यू के साथ कंपेयर करना होता है, और कैरिंग वैल्यू जो है वो हमने कैलकुलेट इससे पिछले स्टेप में कर ली थी। जब इम्पेयरमेंट आपकी कैलकुलेट हो जाती है उसके बाद आपने एलोकेट करना है ओनली टू पेरेंट। जैसे कि हमने ऊपर देखा कि सिर्फ पेरेंट को ही हम उसका शेयर एलोकेट करेंगे इम्पेयरमेंट का। अब आ जाते हैं NCI की तरफ। NCI को भी आपने बिल्कुल इसी तरह जैसे गुडविल की ट्रीटमेंट की है NCI की भी वही ट्रीटमेंट होगी, क्योंकि अगर गुडविल फुल गुडविल मेथड पे मेजर हो रहा है तो NCI भी फुल गुडविल पे मेजर होगा, और अगर गुडविल पार्शियल गुडविल पे मेजर हो रही है तो फिर NCI भी पार्शियल गुडविल पे आप लेंगे। अब फुल गुडविल पे तो आपने देख लिया था पिछली वीडियो में कैसे NCI कैलकुलेट करना है। पार्शियल गुडविल में क्या कि जो नेट एसेट्स हैं उनका आपने NCI का प्रोपोर्शन लेना है, ठीक है। 40% अगर आपका NCI है तो 40% आपने लेके जो नेट एसेट्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करना है, जो नेट एसेट्स आपके वर्किंग टू में थे। ये वही फिगर है जो गुडविल कैलकुलेट करने में आपने ऊपर यूज़ की है, ये वाली। तो इसी फिगर को आपने लेके एज इट इज़ यहाँ पे पुट कर देना। उसके बाद जो ग्रोथ है NCI की वही वाली ग्रोथ जो आपने पिछली वीडियो में देखी थी कैसे कैलकुलेट करनी है। सिंपल नेट एसेट्स की जो ग्रोथ है उसको लेके NCI के शेयर के साथ मल्टीप्लाई कर देना तो आपकी ग्रोथ आ जाएगी। ग्रोथ आपने उसमें ऐड कर देना है तो आपका टोटल NCI कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें नो एलोकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट टू NCI, यानी कि NCI को इम्पेयरमेंट नहीं एलोकेट की गई। लेकिन फुल गुडविल मेथड में इम्पेयरमेंट को आपने NCI का शेयर यानी कि NCI को आपने इम्पेयरमेंट का शेयर लाजमी देना है। लेकिन पार्शियल मेथड से अगर गुडविल कैलकुलेट की है तो NCI को आपने गुडविल का शेयर नहीं देना। क्यों नहीं देना? जैसे हमने पहले बात की थी कि NCI को गुडविल का शेयर एलोकेट ही नहीं हुआ, तो अगर गुडविल का शेयर एलोकेट ही नहीं हुआ तो फिर इम्पेयरमेंट उसको आप एलोकेट नहीं करेंगे, ठीक। फिर मज़ीद इसमें एक नोट है कि जब इम्पेयरमेंट आपकी कैलकुलेट हो जाती है तो आपने उसको किस बेसिस पे यानी कि किस परसेंटेज पे स्प्लिट करना है। कभी कभी क्वेश्चन में वो आपको चेंजेस इन ओनरशिप की बात करेगा। चेंजेस इन ओनरशिप जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि जो पेरेंट है उसकी जो होल्डिंग है उसमें चेंज यानी कि उसने स्टेप अप एक्विजिशन की मज़ीद शेयर्स ख़रीद लिए या फिर उसके कुछ शेयर्स थे उसने डिस्पोज ऑफ कर दिए स्टेप डाउन। तो अगर तो कुछ ऐसा केस है कि एट द ईयर एंड जो है चेंज इन ओनरशिप कोई आपने क्वेश्चन में देखा कि कोई चेंज इन ओनरशिप है तो आपने जो रिवाइज्ड होल्डिंग है उसके ऊपर इम्पेयरमेंट एलोकेट करनी है। बेशक वो ईयर एंड पे हुई है लेकिन आपने रिवाइज्ड
जो परसेंटेजेस हैं उसके ऊपर इम्पेयरमेंट एलोकेट करनी। अब चेंजेस इन ओनरशिप में अगर हम जाएं तो इसमें स्टेप अप एक्विजिशन की बात करते हैं विद कंट्रोल। विद कंट्रोल मतलब कि अभी तक वो पेरेंट ही है और उसने मज़ीद शेयर्स को एक्वायर कर लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल एग्जिस्टिंग उसके 60% शेयर्स थे, उसने 10% मज़ीद एक्वायर कर लिया, तो उसकी रिवाइज्ड होल्डिंग होगी 70%, यानी कि NCI कितना हो गया 30%। पहले कितना था NCI 40%, 10% NCI में रिडक्शन हुई है। तो जब 10% NCI में रिडक्शन हुई है, आपने NCI की वर्किंग में जाके NCI को रिड्यूस करना है। कैसे रिड्यूस करना है? डायरेक्ट 10% से नहीं रिड्यूस करना, उसके लिए एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन ये है कि आपने लेना है डिफरेंस, और उसको डिवाइड आपने करना है जो प्रीवियस होल्डिंग थी, यानी कि डिफरेंस कितना है 10%। प्रीवियस होल्डिंग यानी प्रीवियस NCI कितना है 40%, और उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है टोटल NCI जो आपने कैलकुलेट किया हुआ, और जो भी आपकी वैल्यू आती है उसको आपने जाके NCI से डिडक्ट कर देना। उसके बाद आपने एक जर्नल एंट्री पास करनी है। जर्नल एंट्री क्या पास करनी है कि देखें, जब भी शेयर्स मज़ीद एक्वायर किए तो उसने कंसिडरेशन पे की, यानी कि कैश आउट हुआ, तो कैश आपका जो है क्रेडिट हो जाएगा। NCI आपका रिड्यूस हुआ, तो जब NCI रिड्यूस होगा तो NCI डेबिट हुआ, और जो बैलेंसिंग फिगर है वो आपकी जाती है अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी में। अब वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। अगर तो पॉजिटिव होगी तो ऑब्वियसली क्रेडिट होगी, अगर तो नेगेटिव होगी तो फिर डेबिट होगी। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा कि ये जो टेक्निक्स हमने सीखी हैं कंसोलिडेशन की, इसको लेके एक एग्ज़ाम स्टैंडर्ड क्वेश्चन को कैसे आपने सॉल्व करना। थैंक यू।